हेलो माय डियर स्टूडेंट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 जिसका पेपर 31 मार्च को होने वाला है अर्थशास्त्र का। तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पढ़ के हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड में पूछे जाने वाले समष्टि अर्थशास्त्र के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर इतने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो समझिए आपका पेपर झिंगा लाला। समझ में आ गया कि ऐसे इतने क्वेश्चन में से आपके पूछे जाएंगे, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले आप जरूर देखिएगा। आपका अब ये समष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बेस्ट अर्थशास्त्र मिल जाएगा। ऐसे कंप्लीट प्रिपरेशन इसी में से शॉर्ट भी बन जाएगा, इसी में लॉन्ग भी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, न्यून मांग के क्या कारण है? न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार एवं कीमत पर क्या प्रभाव होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर है न्यून मांग वह स्थिति है जिसे सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। दैट मीन्स एडी इज स्मॉलर देन एएस। न्यून मांग के कारण पूछा गया तो इसमें कुछ कारण रहता है। नंबर 1, सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। नंबर 2, बैंक दर में वृद्धि से परिणाम मांग में कमी आती है। करों में वृद्धि से परिणाम स्वरूप स्वायत्त आय और उपभोग मांग में कमी आती है। सार्वजनिक मांग में कमी होती है। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग मांग में कमी होती है और निर्यात मांग में कमी होती है। ये न्यून मांग के कारण है। बट न्यून मांग के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते उसके बारे में जानना जरूरी है। नंबर 1, उत्पादन पर प्रभाव। उत्पादन पर क्या प्रभाव होता है? न्यून मांग के कारण वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कमी आ जाती है तथा उत्पादक इकाइयां वर्तमान दर पर उत्पादन नहीं कर पाती है तथा उत्पादक लागत में वृद्धि होने लगती है। देखिए बेटा, आप लोगों को जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हर एक क्वेश्चन का बाद में पढ़ लीजिए, ठीक है। रोजगार पर क्या प्रभाव होता है न्यून मांग का? मांग में कमी के कारण उत्पादक वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में कमी करता है जिससे उत्पादन कार्य में लगे लोगों में रोजगार की कमी होने लगती है तथा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। और तीसरा है कीमतों पर प्रभाव। क्योंकि पूर्ति की तुलना में मांग कम है इसलिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का, सेवाओं का सामान्यतः कीमत स्तर में कमी आने लगती है, कीमतें कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीतियों का उदाहरण। इसको मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। कौन कौन सी नीति? तो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की मौद्रिक नीति में जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, दूसरा होता है चयनात्मक साख नियंत्रण। तो नंबर 1, परिमाणात्मक साख नियंत्रण में जो प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जिसमें नंबर 1 है बैंक दर नीति। बैंक दर नीति वह नीति है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनः कटौती करता है, उन्हें ऋण देता है। साख के विस्तार करने के उद्देश्य से बैंक दर को घटा दिया जाता है जबकि साख नियंत्रण के लिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। साख के नियंत्रण के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है जबकि साख के विस्तार के लिए क्रय किया जाता है। नेक्स्ट, नगद कोष अनुपात नीति। देश का प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, उसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। साख के विस्तार करने के उद्देश्य से नगद कोष अनुपात को घटा दिया जाता है जबकि साख के नियंत्रण के उद्देश्य से नगद कोष अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। फोर्थ, सामंदिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास तरल रूप में जमा रखना अनिवार्य होता है जिससे सामंदिक तरलता अनुपात कहते हैं। साख के विस्तार करने के उद्देश्य से सामंदिक तरलता अनुपात को घटा दिया जाता है जबकि साख के नियंत्रण के लिए सामंदिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होता है? सीमांत आवश्यकताओं या मार्जिन में परिवर्तन करना। जब विशेष वस्तु के लिए साख का संकुचन करना होता है तो केंद्रीय बैंक उसकी मार्जिन आवश्यकता को बढ़ा देता है और इसके विपरीत साख के विस्तार के लिए मार्जिन आवश्यकता को घटा दिया जाता है। नंबर 2, साख की राशनिंग। केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग 4 प्रकार से करता है। नंबर 1, आपको अलग से पूछा जा सकता है साख की राशनिंग से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो साख की राशनिंग के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। नंबर 1, विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी करना। विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित करना। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर देना। और केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसायियों को दी जाने वाली साख की सीमा निश्चित कर देना। और लास्ट इसमें फंक्शन होता है, उपकरण होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही।
जब केंद्रीय बैंक यह देखता है कि कोई बैंक उसकी नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है और उसके उल्टा कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकती है, जैसे लाइसेंस का निरस्त करना, दंड देना आदि। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है? अगर दोनों में संबंध की बात करते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति और तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग हमेशा इकाई के बराबर होता है। इसका मतलब होता है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। इसका कारण यह है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि उपभोग में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है। इसलिए दोनों का टोटल एटलीस्ट आय से संबंधित होता है, इसलिए 1 होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अंतर है? अगर दोनों के बीच में अंतर बताना है तो इस तरह से आपको एक कॉलम बना के बताना पड़ेगा, जहाँ पर एक तरफ है प्रत्यक्ष कर, दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर। अगर प्रत्यक्ष करों की बात करें तो ऐसे कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करता है, इन करों को टाला नहीं जा सकता। जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसको चुकाना होता है, दूसरा व्यक्ति पर इसको डाला जा सकता है। तीसरा, यह प्रगतिशील कर होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष कर का भुगतान अनिवार्य होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर से बचा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण की बात करते हैं, आयकर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर के प्रमुख उदाहरण है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है GST, ठीक है ना, और सीमा शुल्क आदि। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद की बात करते हैं तो राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिससे सरकार को आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। राजस्व व्यय से सरकार को आय की प्राप्ति नहीं होती, पूंजीगत व्यय सरकार को आय की प्राप्ति होती है। राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते, पूंजीगत व्यय अधिक मात्रा में किया जा सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म होता है। और नेक्स्ट है, राजस्व व्यय का में निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, पूंजीगत व्यय में निर्माण कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। साफ बात है, पूंजीगत वही व्यय है जिससे सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होती है या दायित्वों में कमी होती है, जबकि राजस्व व्यय वह व्यय होते हैं जिससे सरकार की संपत्ति और दायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक बैंक के कार्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य। व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य में आते 3 कार्य, जमा स्वीकार करना, ऋण उपलब्ध करना और साख का सृजन करना। सबसे पहले जमा स्वीकार करने में, जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का प्रथम कार्य होता है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के खातों में जमा स्वीकार किया जाता है: बचत जमा खाता, चालू जमा खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। दूसरा, ऋण उपलब्ध करना। प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के मांगने पर, आवश्यकता पर उनके ऋण प्रदान करती है, जिसमें नगद ऋण होता है, ठीक है ना, जिसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं होती हैं, जिसमें अग्रिम ऋण की सुविधाएं होती है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा होती है। ये ऋण की सुविधा होता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक के गौण कार्य भी है, यानी कि द्वितीयक कार्य। गौण कार्य को 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक होता है एजेंट संबंधी कार्य, एक होता है सामान्य कार्य। जैसे व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के चेक, ब्याज आदि को एकत्र करने के साथ साथ उसका भुगतान भी करता है, इसे हम एजेंट संबंधी कार्य कहते हैं। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करता है, इसके लिए जो है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। ये सब सामान्य कार्यों की श्रेणी में आता है। तीसरा होता है व्यावसायिक बैंक के सामाजिक कार्य। सामाजिक बैंकों की अगर कार्यों की बात करें जिससे समाज का हित होता है, जैसे सभी व्यावसायिक बैंक पूंजी निर्माण करने का कार्य करता है, जिससे देश के विकास में मदद मिलती है। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण उचित ब्याज दरों पर आम जनता को उपलब्ध करता है, जिससे कि लोग अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। इसके मापने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? राष्ट्रीय के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त अन्य साधनों अतः मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ का जोड़ होता है। राष्ट्रीय आय के गणना में प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें नंबर 1, इन देशों से उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त नहीं बल्कि अविश्वसनीय भी होते हैं, ठीक है ना। अविश्वसनीय आंकड़े होते हैं इसलिए कठिनाई होती है। दूसरा, गैर विमुद्रित खंड के कारण होता है, जिसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों में अधिकांश छोटे उत्पादक अशिक्षित अनपढ़ होते हैं, जिनका लेखा जोखा भी पर्याप्त नहीं होता है। और चौथा होता है
कि अल्पविकसित देशों में लोगों में पेशेवर आवश्यकता का अभाव होता है, ऐसे में उनका कंप्लीट अकाउंटिंग सही नहीं होता। ये प्रमुख जो है कठिनाइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुकूल विदेशी विनिमय दर तथा प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर क्या है, इसके यह स्थिति कब आती है। अनुकूल विदेशी विनिमय दर उस समय अर्थव्यवस्था के अनुकूल समझी जाती है जब एक देश विदेशी करेंसी की इकाई के बदले में घरेलू करेंसी इकाइयाँ कम देनी पड़ती है। इसे घरेलू करेंसी का अतिमूल्यन भी कहा जाता है। यह केवल निम्न दशाओं में हो सकता है: देश में निर्यातों में वृद्धि से विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि हो जाना, देश में विदेशी निवेश में वृद्धि से विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होना, देश में विदेशी पर्यटक या विद्यार्थियों के आने से विदेशी करेंसी का आगमन होना। ठीक है ना, ऐसे में हमारे देश की घरेलू मुद्रा बढ़ जाती है। दूसरा था प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर उस समय प्रतिकूल होती है जब विदेशी करेंसी की एक इकाई के बदले में घरेलू करेंसी की अधिक इकाइयाँ देनी पड़ती। मतलब इस स्थिति में घरेलू मुद्रा की मूल्य जो होता है ना वो कम हो जाता है। इसके कौन कौन सी दशाएं होती हैं? देश में आयातों की वृद्धि से विदेशी करेंसी की मांग, घरेलू देश के से विदेशों में अधिक निवेश, घरेलू देश से विदेशों में विद्यार्थियों का अधिक जाना, और यह दशा देश के आर्थिक विस्तार के लिए हानिकारक होती है तथा उत्पादन और रोजगार की वृद्धि में बाधा बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है जो चलन तथा साख का विकास, नियमन और नियंत्रण राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता को उद्देश्य करती है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य है जिसमें नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, अंतिम ऋण के दाता के रूप में कार्य करना और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण होना। ठीक है। इसके अलावा साख नियंत्रण करना भी विदेशी केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है। 9, एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को नियंत्रित करने के विभिन्न मौद्रिक उपाय बताइए। अतिरिक्त मांग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सबसे पहले अतिरिक्त मांग होता क्या है? अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है, उसे अतिरिक्त मांग की स्थिति कहते हैं। अतिरिक्त मांग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक उपाय अपनाए जा सकते हैं जिसमें मात्रात्मक उपाय होती हैं। ठीक है ना, और मात्रात्मक उपाय में कौन कौन से होती है ये भी समझ लीजिए। बैंक दर में वृद्धि की जाती है जिससे लोग कम ऋण लें और मांग में कमी हो जाए। नंबर 2, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचा जाता है जिससे लोक क्रय शक्ति कम हो जाती है। नगद निधि अनुपात में वृद्धि कर जाती है जिससे साख का विस्तार कम हो जाता है और तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है जिससे बैंक की ऋण देने की शक्ति कम हो जाती है। गुणात्मक उपाय में क्या किया जाता है? ऋणों की मार्जिन में वृद्धि कर जाती है, फलतः ऋण कम मिलते हैं। साख की राशनिंग की जाती है जिससे साख का बहुत अधिक प्रभाव ना हो। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को साख का संकुचन करने के लिए परामर्श देती है या फिर नियंत्रित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसेल विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। लोकसेल विनिमय दर की कौन कौन से गुण दोष होते हैं? लोकसेल विनिमय दर प्रणाली की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तथा मांग एवं आपूर्ति के परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। लोकसेल विनिमय दर प्रणाली के जो प्रमुख गुण हैं इसमें है: एक सरल प्रणाली है, सतत समायोजन होता है और आश्रित कोषों की अनिवार्यता में कमी होती है। और उसकी अगर कमियों की बात करते हैं, निम्न लोच, इसमें परिवर्तन जो है बहुत कम होता है, अनिश्चितता उत्पन्न होती रहती, कभी कम कभी ज़्यादा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्थिर हो जाता है क्योंकि कभी भी विदेशियों को नुकसान हो सकता है, इससे व्यापार हमारा नुकसान में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अगर अवधारणाओं की बात करें तो 8 प्रमुख अवधारणाएं हैं जिसमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब भी देखेंगे आप फार्मूला के साथ लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट तुरंत रख लीजिए इसका। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, और लास्ट है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 के 8 एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, दोहरी गणना से क्या आशा है? दोहरी गणना मतलब किसी वस्तु या सेवा की गणना एक से ज़्यादा बार हो जाना। होता कब है? जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु और सेवा के मूल्य का एक से अधिक बार शामिल करना ही दोहरी गणना कहलाता है। राष्ट्रीय का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाना चाहिए। वस्तु विशेष उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न चरों से गुजरती है।
इसलिए यह सदैव खतरा बना रहता है कि एक वस्तु के मूल्य को उसके विभिन्न उत्पादन स्तरों पर राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाए, अर्थात एक ही वस्तु के 2 बार या 3 बार शामिल होने की पूरी आशंका बनी रहती है। जी फॉर एग्जांपल, अगर चीनी के उत्पादन की बात करते थे तो चीनी का उत्पादन गन्ने से होता है, अर्थात चीनी के मूल्य में गन्ने का मूल्य शामिल होता है। अब यदि राष्ट्रीय आय के आकलन में गन्ने और चीनी दोनों के मूल्य को शामिल कर लिया जाए तो इसे गन्ने का मूल्य 2 बार शामिल हो जाता है। इसे ही दोहरी गणना कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आनुवांशिक रूप से वृद्धि हो जाती है और देश के हित के लिए भी नहीं होता है। गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गुणक की धारणा कीन्सियन आय, उत्पादन और रोजगार सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। कीन्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब भी कोई स्वायत्त निवेश किया जाए तब आय केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि आय में निवेश के कई गुना अधिक वृद्धि होती है। निवेश की तुलना में आय में जितनी गुना अधिक वृद्धि होती है उसे गुणक कहते हैं। अर्थात गुणक निवेश तथा आय के बीच संबंध स्पष्ट करता है। दूसरे अर्थों में निवेश में आय में होने वाली परिवर्तन का आनुपातिक संबंध गुणक कहलाता है। कीन्स के अनुसार निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल विशेष में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश की में होने वाली वृद्धि के कई गुना अधिक होगी। गुणक का गणना निम्न सूत्र द्वारा किया जा सकता है, जिसे सूत्र भी देना है। एक उदाहरण भी दीजिए कि यदि सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश करती है तो अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की अतिरिक्त आय सृजित होती है। तो निवेश गुणक की गणना कीजिए। तो निवेश गुणक मतलब 20 करोड़ का निवेश हुआ, 100 करोड़ की आय हुई थी, तो 100 को 20 से भाग कर देना है तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भुगतान संतुलन क्या है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देनों, प्राप्तियों व भुगतानों का एक विवरण होता है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के चार तरीके हैं। उसमें सबसे पहला है अवमूल्यन की नीति, जहाँ पर मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाता है। अधिक निर्यात किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय का आगमन हो। न्यूनतम आयात में कमी कर देना, जिससे जो हमें विदेशी मुद्रा का कम भुगतान करना पड़े। और लास्ट, विदेशी विनियोग को विदेशों से निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू उत्पाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की भेद कीजिए, मतलब अंतर स्पष्ट कीजिए। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर इसके अंतर की बात करते हैं तो इसकी अंतर पॉइंट टू पॉइंट समझिए। एक तरफ सकल घरेलू उत्पाद है, दूसरा तरफ सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा सेवा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आयों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद में केवल देश की घरेलू सीमा में अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त मूल्य को भी शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वृहद अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 16, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जेबीसी के बाजार नियम को बताइए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे रिकार्डो, जेबीसी, मिल आदि के विचार में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पन्न, रोजगार के संतुलन 2 रूप में देखा जा सकता है। एक, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा बचत निवेश के बराबर हो जाता है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति की समानता एक सामान्य संतुलित स्थिति होती है, जो अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार स्तर पर होती है। प्रोफेसर जे के बाजार नियम के अनुसार फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबीसी ने अपनी पुस्तक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में लिखा था, जिसे बाजार नियम कहा जाता है। उसके अनुसार पूर्ति अपनी निर्माण स्वयं करती है, यानी पूर्ति अपने मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है। ठीक है ना, ये उनका प्रमुख जो था स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 17, बजट को परिभाषित कीजिए। बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आयों और व्ययों का विवरण होता है। बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है असंतुलित बजट। संतुलित बजट जिसमें अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों बराबर होते हैं, दैट मीन्स बजट आय बराबर बजट व्यय। जबकि असंतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सबके आय और व्यय बराबर नहीं होते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक है अधिक बजट और दूसरा होता है घाटे का बजट। अधिक बजट में सरकार की प्राप्तियाँ
उसके व्यय से ज़्यादा होती हैं, जबकि घाटे के बजट में बजट आय बजट व्यय से कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को समझाइए। अलग से पूछा है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और व्यक्तिगत आय। ठीक है ना। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एक देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी साधन आयों जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। संक्षेप में समस्त आय भुगतानों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस स्वरोजगारों की मिश्रित आय। जबकि दूसरी तरफ व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में अनेक कटौतियों को काट दिया जाता है। इसके बाद जो राशि शेष बचती है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसका मतलब फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यवसाय लाभ, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान प्लस कर दिया जाता है अंतरण भुगतान। ठीक है। इसके अलावा 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। आपको व्यय विधि के बारे में बताना है। राष्ट्रीय मापने की व्यय विधि। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय मापने के निम्नलिखित चरण का पालन किया जाता है। पहला चरण, बाजार कीमत पर एक वर्ष में किए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, जिसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। सब इन सबको जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसे जीडीपी एमपी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा चरण, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाकर शुद्ध घरेलू आय की प्राप्त की जाती है। दैट मीन्स एनडीपीएफसी, जिसको घरेलू आय बोलते हैं, बराबर जो भी जीडीपी एमपी हमने प्राप्त किया उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को और मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। लास्ट में प्राप्त किया जाता है तीसरे चरण में क्या चीज़? विदेशों राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको शॉर्टकट में एनएफआईए बोला जाता है। व्यय विधि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के संबंध में इन तत्वों को मापने का प्रयास किया जाता है, जैसे निजी उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह, सरकारी उपभोग के लिए प्रवाह, सकल घरेलू स्थिर पुनर्निर्माण के लिए प्रवाह, माल सूची के लिए प्रवाह और शुद्ध निर्यात के लिए प्रवाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समग्र मांग का अर्थ, इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। समग्र मांग किसे कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और वस्तुओं के संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। कीन्स के अनुसार सामूहिक मांग का अर्थ उस आय से लिया जाता है जो सभी फर्मों एक निर्दिष्ट रोजगार स्तर पर अपनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करती है, या यह वह कुल व्यय है जो देश के सभी उपभोक्ता वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए करते हैं। मतलब इस प्रकार सामूहिक मांग बराबर होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश विनियोग व्यय। इसका मतलब एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। सामूहिक मांग की अगर विशेषताओं की बात करते हैं, वस्तु और सेवाओं की मांग दो उद्देश्यों की जाती है। नंबर 1 उपभोग के लिए एवं विनियोग के लिए। नंबर 2 व्यय के अंतर्गत निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग दोनों शामिल रहता है। विनियोग में की मांग में निजी व्यक्तियों की और सरकार द्वारा की जाती है। सामूहिक मांग कुल उपभोग तथा विनियोग का जोड़ होती है। जैसे उदाहरण के साथ समझिए, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जहाँ पर आय में वृद्धि हो रही, साथ साथ उपभोग में वृद्धि चली जाती है, और विनियोग जो होता है हमेशा समान रहता है। आप सी प्लस आई दोनों को जोड़ देंगे तब जाके हमें सामूहिक मांग की प्राप्ति होती है। आप इसी की चीज़ को हम अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये होता है आई, ये है सी, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर बनता है एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर दिखाया जाता है हम किसको? आय स्तर को, और यहाँ पर दिखाएंगे हम समग्र मांग को, यानी कि एडी को। अब इस दोनों के अवयव की पूछा गया है। सामूहिक मांग के अवयव को दो वर्गों में बांट सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में और खुली अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो होता है दो भाग होते हैं, एक होता है सी प्लस आई यानी कि उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, जबकि खुली अर्थव्यवस्था के अंदर इसके चार प्रमुख क्षेत्र होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पर सी का मतलब होता है निजी उपभोग व्यय, आई का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक निवेश, जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, और एक्स का मतलब शुद्ध निर्यात, दैट मीन्स आयात माइनस निर्यात माइनस आयात। क्वेश्चन नंबर 21, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन प्रभाव को समझिए। आय और उत्पादन पर समग्र मांग के परिवर्तन को कैसे व्याख्या करना है आपको। समग्र मांग में परिवर्तन का आय और उत्पादन का प्रभाव होता है। आय का उत्पादन संतुलन स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है, अतः यह समग्र मांग में परिवर्तन होता है, तो आय का संतुलन स्तर भी परिवर्तित होता रहता है।
यह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थिति में हो सकता है। नंबर 1, उपभोग में परिवर्तन। यह स्वायत्त उपभोग में परिवर्तन या उपभोग में परिवर्तन के कारण हो सकता है। नंबर 2, निवेश में परिवर्तन। निवेश स्वतंत्र होता है, यद्यपि इसमें अर्थ केवल इतना है कि ये आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे चर होते हैं जो निवेश को प्रभावित कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण की सहायता से अगर समझे तो निवेश में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे C = 40 + 0.8y और I कितना है 10। इस स्थिति में संतुलन आय कितनी होगी? 250 होगी। ठीक, कितनी होगी? 250 होगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। लेकिन अगर निवेश को बढ़ाकर 20 कर दिया जाए, तो निवेश को अगर बढ़ाकर निवेश 10 है, 10 से अगर 20 कर दिया जाए, तो ऐसे में संतुलित आय नई कैलकुलेशन के हिसाब से 300 होगी। इसका मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना निवेश किया जाता है उसकी तुलना में आय में वृद्धि होती है। हम इस तरह समझ सकते हैं ग्राफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, आपको समझना है। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें, जिसमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता और रोजगार का सृजन जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। अब उद्देश्यों को एक्सप्लेन भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यष्टि और समष्टि में आंसर आपने कई बार पढ़ा हुआ है, देखिए आपके सामने, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेके रखिए और ये आप लिखेंगे, आपका मार्क्स 100% कोई नहीं काट सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं? आपके सामने कंप्लीट आंसर है। आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों तथा घरेलू फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्रों में एक परिपत्र प्रवाह के में धन और वस्तु की आवाजाही को जो है शो करती है। ठीक है, आप कंप्लीट आंसर आपके सामने, तुरंत इसकी शॉट लीजिए और आंसर उसको रट डाल लीजिए और प्लस इसका ग्राफ भी आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 25, समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, परिवार, उत्पादक और सरकारी शेष विश्व। नंबर 1, परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र उत्पादक के साधनों का स्वामी होता है। यह क्षेत्र अपने सेवा के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ और के रूप में आय की प्राप्ति करती हैं। ये सरकार से कुछ निश्चित हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त करते हैं। जबकि उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग परिवारों तथा सरकार द्वारा किया जाता है। फर्में वस्तु और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त करती हैं। ये क्षेत्र निर्यात आय भी अर्जित करता है। सरकारी क्षेत्र, सरकार परिवार और उत्पादक क्षेत्र दोनों से कर की वसूल करती है और दोनों ही हस्तांतरण भुगतान और आर्थिक सहायता की जो है परिपूर्ति करती है। जबकि शेष विश्व निर्यातों के लिए भुगतान प्राप्त करता है। यह क्षेत्र सरकारी खाते पर भुगतान प्राप्त करता है और आयात भुगतान भी करता है। ये क्षेत्र आय भुगतान भी करता है। समझ में आ गया? ये कंप्लीट हो गया। तो ये रहा आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समष्टि अर्थशास्त्र में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिल जाएंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।